हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइगर मूलर संरचना तथा कार्यविधि समझाइए तथा गाइगर मूलक गणक के द्रुत शीतलन के कैसे प्राप्त करते हैं, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। अथवा अगर इसके अलावा अगर पूछेगा गाइगर मूलक गणक की संरचना का कार्यविधि समझाइए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो भी आप इसी आंसर को लिखेगा। हम दोनों टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं संरचना और कार्य विधि से। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है संरचना और कार्य विधि। तो यहाँ पर संरचना में आप चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे नेम से सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, या फिर आपको डायरेक्टली मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम है। यहाँ पर सिंपली एक कांच की नली लगी हुई है बेलनाकृति की। इधर यहाँ हमारे पास गड़क है। यहाँ उच्च विभव स्रोत है, मतलब कि हाई वोल्टेज। अब यहाँ बस पृथ्वीकृत, मतलब इसमें हमने अर्थिंग कर दिया गया है सिंपली, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस जो हमारा कांच की ट्यूब है, इसमें आर्गन और बहु परमाणु गैस इसमें भरा हुआ है। ये जो हमारे पास एक बेलनाकार ट्यूब है, इसके अंदर आर्गन और बहु परमाणु गैस भरी हुई है तथा इसमें एक विकिरण हमने इसमें डालेंगे बाद में। अब देखते हैं इसकी संरचना और कार्यविधि के बारे में। तो चित्र में गाइगर मूलर गणक की संरचना प्रदर्शित है। ठीक है, गाइगर मूलक गणक, ये हो गया गणक, गाइगर मूलक गणक। ठीक है ना। अब गाइगर मूलक गणक एक तांबे की खोखले बेलन का बना होता है। ये हमारा गाइगर मूलक गणक इसके तांबे के खोखले बेलन का बना हुआ है सिंपली ये। अब उसके पश्चात यहाँ पर जो एक कांच की नली के अंदर रखा होता है, ये अंदर वाला गाइगर मूलक गणक है। इसके बाहर जो कांच की नली है वो होता है, उसके अंदर रखा गया है। ये गणक से इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें अंदर में रखी रहती है तो नली के पारे, नली में पारे के 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर दाब पर गैस भरी होती है। अब इसके अंदर में माने गैस भरी हुई है जो हमारा है 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर दाब पर। अब बेलन के अक्ष के अनुदिश एक बहुत पतला लगभग 0.05 मिलीमीटर टंगस्टन का तार बेलन ए के अवरुद्ध लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा है एक टंगस्टन का तार लगा हुआ है इस तरीके से ना। अब पूरे चित्र को ही डिटेल कर देना है आपको, केवल एक बार चित्र को समझ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर टंगस्टन का तार बेलन ए के अवरुद्ध लगा रहता है। कांच की नली की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक एवं व्यास 0.3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होता है। नली में अल्प अल्प दाब, नली में अल्प दाब पर आर्गन गैस व बहुपरमाणु गैस जैसे मीथेन, इथेन तथा अल्कोहल वाष्प, जिसकी आयनन विभव आर्गन गैस की आयनन विभव से अपेक्षाकृत कम होती है। अब आयनन विभव तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हम देते हैं तो उसका आयनन विभव होता है। तो यहाँ पर जैसे हम इसमें आयनन विभव कम होगा, अपेक्षाकृत कम होती है, आर्गन गैस में आयनन विभव से अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, मीथेन, एथेन और एल्कोहल वाष्प दाब का। अब इसके पश्चात वो बेलन व अक्षीय तार के बीच उच्च विभव स्रोत व श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध आर इस प्रकार लगा दिया जाता है कि बेलन कैथोड की भांति तथा अक्षीय तार एनोड की भांति कार्य करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा लगा हुआ है एक ये जो हमारा एक श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में उच्च विभव, यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंट आर लगा हुआ है श्रेणी क्रम में। यहाँ पर उच्च प्रतिरोध आर इस प्रकार लगा रहता है कि बेलन कैथोड की भांति, बेलन हमारा कैथोड की भांति कार्य करने लगता है और जो हमारा तार है वो एनोड की भांति कार्य करता है। तो प्रतिरोध आर के सिरों पर बेलन जो हमारा है कैथोड की भांति और प्रतिरोध आर एनोड की भांति कार्य करता है। मतलब ये हमारा जो तार है वो एनोड की भांति कार्य करता है। अब यहाँ पर आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को एक संधारित्र रस्सी व प्रतिरोध R1 परिपथ द्वारा गणक को भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हमारा एक प्रतिरोध
एक हमारा संधारित्र लगा देते हैं C, और इसमें कुछ नहीं R1 जो एक तो हमारा प्रतिरोध रहता है वो गणक के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ बस विभवांतर जैसे ही यहाँ पर भेज दिया जाता है तो प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के दिष्ट धारा को संधारित्र C द्वारा रोक दिया जाता है। अब इसमें से जो हमारा एक दिष्ट धारा आएगी वो संधारित्र C के द्वारा इसमें दिष्ट धारा को रोक देता है, इधर गड़क की तरफ नहीं आने देता है, जो हमारा इस C है संधारित्र। अब आयनन के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचते हैं तो बिंदु ए पर विभव पतन होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, विभव पतन का अर्थ क्या होता है? विभव पतन मतलब होता है वोल्टेज लॉस। सिंपली कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ पर विभव पतन होता है, जिससे बिंदु ए पर विभव पतन होता है। अब जब कोई आवेशित कण नली के अंदर प्रवेश करती है, अब यहाँ पर से हम जैसे ही एक आवेशित कण इधर से डाल रहे हैं तो जब प्रवेश करती है तो वह नली के अंदर भरी गैस को आयनीकरण कर देती है। अब इसमें जैसे ही ये हमारा आवेशित कण आया इसके अंदर तो इसमें जो गैस भरी हुई है वो आयनीकरण आयनीकरण हो जाती है। अब आयनीकरण कर देती है जिससे इलेक्ट्रॉन धनायन युग्म उत्पन्न हो जाते हैं, और इस युग्म से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन नली की दीवार की ओर आकर्षित होते हैं। अब इसमें जो हमारा हो जाता है धनायन हो जाता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नली की दीवार की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे उत्पन्न पल्स होता है, जैसे आकर्षित होते हैं जिससे एक पल्स उत्पन्न होता है। अब पल्स क्या होता है, ये पल्स होता है हमारा सिंपली विभव पतन में आप इसे समझ जाएंगे, एक पल्स टाइप से हम इसको पढ़ते हैं। पल्स उत्पन्न होता है जिसके संगत प्रतिरोध पर एक स्पंद वोल्टेज उत्पन्न होता है, जिससे प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित कर गणक को भेज देते हैं जहां उसकी संख्या अंकित हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, स्पंद वोल्टेज को ही हम पल्स के रूप में पता करते हैं। पल्स एक टिप टिप करके मतलब ऐसा एक लगातार तरीके से जाता है कुछ चीज़ें, मतलब करंट करंट जो होता है वो एक सीक्वेंस में जाता है पल्स, तो वही हमारा स्पंद वोल्टेज उत्पन्न करता है जिससे प्रवर्तक द्वारा परिवर्धित एक कर गणक को भेज देते हैं जहां उसकी संख्या अंकित हो जाती है। अब यहाँ पर गाइगर मूलक गणक में क्रमिक एवलांसी प्रवर्धन के फलस्वरूप गणक द्वारा तेजी से आने वाले पल्सों की गिनती करना संभव नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, यहाँ जो क्रमिक एवलांसी प्रवर्धन है वो क्या करता है, जो हमारे आ रही है पल्स उसकी गिनती करने का काम करता है, पर यहाँ पर अत्यधिक हो जाती है जिस कारण से इसको गिनती करना आना संभव नहीं हो पाता है, तेजी से आने लगती है। ठीक है, तो इसमें गिनती करना संभव नहीं होता है। क्रमिक एवलांसी प्रवर्धन, इसमें क्रमिक एवलांसी प्रवर्धन वो होता है जो हमारी पल्स जो आ रही हैं उनको गिनती करने का कार्य करता है। सिंपल जो इलेक्ट्रॉन्स हमारी एक सीक्वेंस में जा रही हैं उनको गिनती करता है। अतः इस क्रमिक एवलांसी प्रवर्धन क्रिया को रोकना आवश्यक होता है, मतलब अब बहुत तेजी से आ रहा है तो इसको कम करना हमें अत्यंत आवश्यक है। तो इस क्रिया को रोकने के लिए द्रुत शीतलन मतलब ठंडा कर देंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा, वही सिंपल है, द्रुत शीतलन कहलाता है। इसमें दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। पहला होता है बाह्य प्रतिरोध लगा करके और कोष्ठ में उपस्थित गैस भर करके। कोष्ठ मतलब वही हमारा एक मतलब वही डिब्बा, एक आकृति जो नहीं है मैंने बेलनाकार एक बंद कमरा होता है उसी को हम कोष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर प्रथम विधि देखते हैं बाह्य प्रतिरोध लगाकर। तो बाह्य प्रतिरोध किस प्रकार लगाएंगे, प्रथम विधि में कोष्ठ के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आर लगा दिया जाता है। उच्च प्रतिरोध लगाने से उसमें धारा कम हो जाएगी, आप सिंपल ही आप तो ये तो जानते ही होंगे। तो उच्च आयनन धारा पल्स के फलस्वरूप प्रतिरोध आर के सिरों पर उच्च विभव पतन वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसके कोष्ठ में इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर एकाएक घट जाता है, अतः क्रमिक गैस प्रवर्धन एवलांसी प्रवर्धन नहीं हो पाता है। सिंपल। अब दूसरी विधि जो हमारी आती है कि दूसरी विधि में आयनन कोष्ठ में आर्गन गैस आदि 10% मेथेन या एथेन गैस की वाष्प भर दी जाती है। चूंकि कार्बनिक गैस मेथेन एथेन आदि का आयनन विभव आर्गन गैस की अपेक्षा कम होता है, अतः कार्बनिक गैस आर्गन की अपेक्षा
पहले आयनित हो जाती है, इसके कारण कैथोड पर एल्कोहल आयन ही पहुंचते हैं। अब इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली फॉर्मेट में जो मीथेन है वो हमारी जो होती है उसका आयनन विभव अपेक्षाकृत आर्गन गैस से कम होता है। आर्गन गैस से कम होने के कारण कार्बनिक यौगिक आर्गन गैस की अपेक्षा आयनित होती है, पहले आयनित हो जाती है। अब इसके कारण कैथोड पर एल्कोहल आयन ही पहुंचते हैं। ये आयन कैथोड तल से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके पुनः उदासीन हो जाते हैं, अतः उत्तेजित अणु बनाते हैं। ये उत्तेजित अणु विघटित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कैथोड तल के समीप द्वितीयक आयनन नहीं हो पाता है। तो ये हो गया हमारा गाइगर मूलर संरचना। आपको सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सभी क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास जरूर करूँगा। और मेरे में तो कमियां हैं, तो कुछ सुधार सको आप तो बता देना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।